तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की देश में बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और राहुल गांधी बोले कि जनता को खुलेआम मोदी सरकार लूट रही है और इस सरकार को कोरोना महामारी में भी बिल्कुल शर्म नहीं है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में असुद्दीन ओवैसी शफीकुर रहमान के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल, बढ़ सकती हैं नेताओं की मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा के आरोप में शर्जिल इमाम को किया गया गिरफ्तार, यूपीए के तहत हुई है कार्रवाई। वहीं पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराने का भी है आरोप। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। पूर्वी लद्दाख में चीन ने सेना तैनात की तो भारत ने भी उठाया कड़ा कदम। मोदी सरकार ने भी पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने तैनात किए एयर डिफेंस मिसाइलों के साथ जवान। दोनों ही देशों में फिर बड़ा एक बार तनाव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा संक्रमण रोकने में विफल हुई है योगी सरकार, अब उठाए पर्याप्त कदम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली साकेत कोर्ट से तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट से नहीं मिली इन नागरिकों को राहत। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसले पर आगे बढ़ने की तैयारी में मोदी सरकार जल्दी कर सकती है इस कानून का ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या को लेकर प्रियंका गांधी और मायावती ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा प्रदेश में मीडिया कर्मी निशाने पर और योगी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 5 लोग के साथ मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत। कहा कोरोना फैलने का है डर। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल बोले जनता को लूटे सरकार खुलेआम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम जनता को लूटे सरकार खुलेआम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में आज भी लगातार छठे दिन वृद्धि जारी रही है, जबकि पिछले दिनों लगातार कांग्रेस के विरोध के बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी कमी की थी, लेकिन फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार छठे दिन वृद्धि के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे की तंगी है, फिर भी सरकार को महंगाई को कम करना चाहिए, लेकिन सरकार कोरोना महामारी के बीच महंगाई को बढ़ा रही है और पेट्रोल डीजल पर लगातार पैसे बढ़ा रही, जो अन्याय है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल ने एक बार फिर से बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध करने पर अब सांसद ओवैसी शफीकुर रहमान के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी, संभल के सांसद शफीकुर रहमान तथा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी ने राम मंदिर के 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन पर सवाल उठाए थे और तीनों नेताओं ने कहा था कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह आगे तक रहेगी। अब इसी बयान को लेकर न्यायालय में मंगलवार को इन तीनों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है और इन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तथा हिंदू समुदाय के ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अखिलेश कुमार तिवारी ने सीजेएम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद 6 अगस्त को एक निजी चैनल पर हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी, संभल के सांसद शफीकुर रहमान व ऑल इंडिया
इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी ने राम मंदिर के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इस बयान से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हुई है और देश की अखंडता और हिंदू समुदाय के बीच इन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम किया है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि इस पर अदालत ने अगली तिथि सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर निर्धारित की है। अब 8 अक्टूबर के लिए पता चलेगा कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी और इन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो CAA और दिल्ली हिंसा के आरोप में शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। UPA के तहत हुई है कार्रवाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में हुए हिंसक झड़प के आरोपी और JNU में PhD का छात्र शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत की है। शरजील इमाम को रविवार के दिन ही प्रोडक्शन वारंट पर असम से दिल्ली लाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा अप्रैल में दाखिल की गई चार्जशीट में इमाम पर राजद्रोह का मुकदमा था और आरोप था कि उसने दिल्ली हिंसा के दौरान देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए उकसाया था और आरोप था कि इसी ने ही नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ जगह जगह प्रोटेक्शन चालू करवाए थे और सरकार के खिलाफ CAA और NRC को वापस लेने का जोर दिलवाया था और हिंसा फैलाई थी। अब इसी आरोप में शरजील इमाम को असम की जेल से दिल्ली के लिए लाया गया है। देखते हैं आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने तैनात किए एयर डिफेंस मिसाइल के 7 जवान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है और दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि एक तरफ चीन पूर्वी लद्दाख में अपने हथियारों और सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी आज पूर्वी लद्दाख में युद्ध तैयारियों को और मजबूत करते हुए कई संवेदनशील स्थानों पर कंधों से दागे जाने वाली मिसाइलों के साथ जवानों की तैनात कर दी है। और वहीं आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया है कि ये कदम इलाके में चीनी हेलीकॉप्टरों की बड़ी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है क्योंकि लगातार चीन पूर्वी लद्दाख में अपने हेलीकॉप्टर और सैन्य जो भी चीज है उसकी वो बढ़ा रहा है, चाहे वो सैनिक हो या फिर कुछ और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने भी पूर्वी लद्दाख में इन सैनिकों को तैनात किया है और डिफेंस मिसाइलों को भी तैनात किया है साथ में, जिससे कि अगर चीन कोई कदम उठाता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जा सके। तो लगातार भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना महामारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा कोरोना रोकने में विफल हुई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जो उपाय भी उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है और उनसे प्रदेश में कोरोना महामारी नहीं रुकी है। अदालत ने आगे फटकार लगाते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और सख्त कदम उठाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये उपाय व्यवहारिक होने चाहिए, किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि जब देश भर में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा खोला गया तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास कोई कार्य योजना थी? क्या उससे कभी लागू योगी सरकार ने किया या नहीं किया? आगे फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी रोकने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्णतः विफल हुई है और सरकार को अब और सख्त कदम उठाने चाहिए कोरोना को रोकने के लिए। तो अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन जो 2 दिन का है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी 4 दिन का भी हो सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून पर बवाल के बीच अब जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर आगे बढ़ने की तैयारी में मोदी सरकार जल्दी कर सकती है इस कानून का ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने एक नई चाल चल दी है। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में मचे बवाल के बीच अब मोदी सरकार एक और विवादित
कानून जिसका नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसको लाने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीति आयोग की पहले अहम बैठक भी हो चुकी है और इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट रोड मैप तैयार भी किया जा चुका है। वहीं जानकारी के मुताबिक देश के बीजेपी के आधे से ज्यादा दर्जन लोगों की मांग है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। और वहीं आपको बता दें कि आरएसएस और हिंदू संगठन पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमान देश में आबादी बढ़ा रहे हैं और इनकी आबादी अगर देश में बढ़ी तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और इसीलिए मोदी सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने सुझाव भी दिए हैं कि जो भी व्यक्ति 2 बच्चों से अधिक अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको न सरकारी नौकरी दी जाए और न ही उसे वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण एक विवादित कानून को देश में लेकर आने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े 36 विदेशी नागरिकों पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने दी इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में पकड़े गए 36 विदेशी जमातियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहली नजर पे इन पर लगे आरोपों को सही माना। अब इन सभी विदेशी जमातियों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलाव के आरोप में इन जमातियों को शुरू मार्च में ही गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस मामले में अधिकतर देश के जो जमाती थे उनको जमानत कोर्ट ने दे दी थी। वहीं मामले में पकड़े गए 36 विदेशी जमातियों के खिलाफ अब साकेत कोर्ट ने मुकदमा चलाने का पुलिस को आदेश दे दिया है, जो काफी गंभीर है। इससे पहले आपको बता दें कि कई जमाती हैं जो विदेशी हैं, उनको कोर्ट ने बेइज्जत बरी किया है, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने इनको मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पत्रकार की हत्या को लेकर एक बार फिर से प्रियंका गांधी समेत मायावती ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं बल्कि गुंडा राज। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में कल ही पत्रकार की हत्या हो गई है और इसी को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि 3 महीने में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है और योगी सरकार के खिलाफ खबर लिखने पर 11 पत्रकारों पर एफआईआर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दर्ज कराई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि 19 जून को श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हुई, 20 जुलाई को श्री विक्रम सिंह जोशी की और 24 अगस्त को श्री रतन सिंह की, जो बलिया में हाल ही में हुई है। वहीं आपको बता दें और आगे उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार के खिलाफ अगर कोई पत्रकार खबर लिखता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होती है और अब तक 11 पत्रकारों पर यही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद मायावती ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और मायावती ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है वो लोकतंत्र की बहुत ही बड़ी कमजोरी है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध का शिकार हो रहे चौथा स्तंभ यानी मीडिया को अब हमें सुरक्षा देनी चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 5 लोग के साथ मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत फिलहाल नहीं दी है। याचिकाकर्ता की मांग है कि कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाए, जिसमें केवल 5 लोगों को ही शामिल किया जाए और जुलूस को निकालने दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में जगह जगह निकलेगा, इसलिए हर राज्य की सरकार की मंजूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाए, जिसके बाद सुनवाई होगी और तभी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों के साथ मुहर्रम के जुलूस निकालने पर इजाजत नहीं दी है।